एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब आएगी, किस वजह से आएगी, उसी चीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमारे एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हमारे नीट, जेईई मेंस, एडवांस, उनमें इसका क्वेश्चन पक्का ही आता है। इसका क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों। इसका तो बच्चों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा डिमांडिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बच्चों। इसके क्वेश्चन जनरली नीट, जेईई मेंस, एडवांस में क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड और जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या क्या बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको पहचानते हैं, फिर स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी से। तो बच्चों जैसा कि हमारे पास में कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है बच्चों, हमारे पास में कोई भी हमारे पास में कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मान लिया हमारे पास में कोई एल्कीन सिस्टम है या पाई सिस्टम हमारे पास में कोई पड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है जिसके पास में, और डबल बॉन्ड होगा तो जनरली आप जानते हैं भाई इस डबल बॉन्ड के बेसिक कैरेक्टर हम पढ़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है भाई, इसमें सबसे पहला होता है कि ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। नॉर्मल सी बात है, पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्रोमीन टेस्ट को शो करता है, ब्रोमीन टेस्ट दिखाता है। दूसरा हमारा बेयर्स टेस्ट भी ये दिखाता है बच्चों, ये परफॉर्म करता है बेयर टेस्ट, मतलब अपने आप को डीकलराइज, इनके कलर को डीकलराइज कर देता है। तो वो टेस्ट होता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है, हम लोग समझते हैं, नो डाउट ये जनरली होता है। लेकिन हमारे पास में कोई दूसरा पाई सिस्टम है और वो पाई सिस्टम, अगर कोई भी पाई सिस्टम है, अब ये पाई सिस्टम अगर इससे कुछ कैरेक्टर डिफरेंट शो कर रहा है तो उसके लिए कुछ अलग टर्म दिया जाएगा। वो क्यों दिया जाएगा, क्या उसको बोलेंगे, आज की क्लास की चर्चा, आज की क्लास का मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग इस कंपाउंड जिसमें यूनिक कैरेक्टर देखेंगे। जनरली कैरेक्टर तो हमने देखने को मिल गए यहाँ पर बच्चों, जो होता है ऐसा एडिशन शो करेगा, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा, ब्रोमीन टेस्ट, बेयर टेस्ट और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को ये शो करता है, जनरली हमारा यहाँ दिखता है। लेकिन कोई भी एक ऐसा पाई सिस्टम, कोई भी एक ऐसा पाई सिस्टम जिसमें कुछ यूनिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे इसमें जो एडिशन रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है बच्चों और किसी पाई सिस्टम में। दूसरा क्या होगा, इसमें ब्रोमीन टेस्ट भी नहीं होता है, इसमें ब्रोमीन टेस्ट भी इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। मतलब इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसमें भी है। जहां पर पाई सिस्टम होता है, पाई बॉन्ड होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है, उनको पहचानने के लिए ब्रोमीन टेस्ट और बेयर टेस्ट का यूज किया जाता है जनरली। लेकिन इस सिस्टम में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड्स है, पाई सिस्टम्स हमने ले लिया, मान लिया इसमें एडिशन रिएक्शन जैसे वो जनरली शो कर रहा था, इसमें नहीं हो रहा, मान लिया इसमें ब्रोमीन टेस्ट भी नहीं हो रहा है, इसमें बेयर टेस्ट जो जनरली लगता है, बेयर टेस्ट जो होता है बच्चों, ये भी इसके अंदर परफॉर्म नहीं होता है। इसके अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोफिलिक अब क्या होती है वो समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो किसी भी पाई सिस्टम कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये यूनिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, तो इन सभी यूनिक कैरेक्टर को, जो हमारे यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं, यूनिक कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं यूनिक कैरेक्टर को एरोमेटिक कैरेक्टर बोलते हैं और इसी को हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं बच्चों। एरोमेटिक कैरेक्टर बोलते हैं या इसी को बोलते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी, जिसकी हमें चर्चा करनी है। एरोमेटिसिटी इसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पर हम समझ चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई पाई सिस्टम होता है तो उसमें एडिशन, ब्रोमीन टेस्ट, बेयर टेस्ट वगैरह वगैरह हम लोग नॉर्मली एल्कीन और एल्काइन सिस्टम में पढ़ते हैं। नहीं पढ़ा तो आप लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे जब भी आप टॉपिक स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अब कौन से सिस्टम होते हैं, इन्हीं की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। आज की क्लास का मुद्दा यही रहने वाला है कि कौन से ऐसे यूनिक सिस्टम्स है, कौन से ऐसे यूनिक पाई सिस्टम्स है जिसमें यूनिक कैरेक्टर दिखाया जाएगा। और यूनिक सिस्टम है, यूनिक कैरेक्टर दिखाया जाएगा तो उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर या उसको एरोमेटिसिटी बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनिक कैरेक्टर ऐसा इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि इस एरोमेटिसिटी का मतलब ये होता है जो कंपाउंड, उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आती है,
ये आप लोग इसी बात से आप आज रूबरू होना है, इसी बात को सीखना है, इसी बात को समझना है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का आ जाना कहीं पर, अब वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कब आएगी, किस वजह से आएगी, उसी चीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्पेशली जीओसी का, ये एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक है बच्चों। हमारे एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हमारे नीट, जेईई मेंस, एडवांस, उनमें इसका क्वेश्चन पक्का ही आता है। 100% इसका क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको आज कॉन्सेप्ट सीख कर ही बता पाएंगे, उसी से आप उसको सीखकर उसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, चाहे एडवांस में क्वेश्चन पूछा हो, चाहे मेंस में, चाहे नीट में क्वेश्चन पूछा हो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में हम लोग खुद ही इसके क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ से आपका प्रीवियस क्वेश्चंस कराए जाएंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस एरोमेटिसिटी की बात समझ में आई कि इसके अंदर कुछ स्पेशल यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये नहीं यही कैरेक्टर्स होते हैं। ये तो बात हम यहाँ पे थोड़ा फाउंडेशन बना रहे हैं, इस फाउंडेशन को आगे मूव ऑन करने के लिए हम लोग आगे इसको थोड़ा सा सेटअप बना रहे हैं। तो हमने ये सीखा कि किसी भी पाई सिस्टम में अगर कोई यूनिक कैरेक्टर ऐसे हो रहे हैं जिसमें जो जनरली होते थे उनसे कुछ अलग ही कैरेक्टर शो कर रहा है, उसमें कुछ अलग ही कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उसको ही बोलते हैं बच्चों एरोमेटिक कैरेक्टर, उसी को एरोमेटिसिटी बोलते हैं। एरोमेटिसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस वजह से आती है, इसी की कंडीशन हमें देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस पाई सिस्टम में एरोमेटिक कैरेक्टर हो उसके लिए कुछ कंडीशन पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। क्या होता है एरोमेटिसिटी कंडीशन? मतलब कौन कंपाउंड है ऑर्गेनिक पाई सिस्टम जो ये एरोमेटिसिटी दिखाएगा। पहले तो हम चर्चा इसी बात पे कर लें, हम आगे तो इसके अंदर मूव तभी करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को आगे तभी सीखेंगे। पहले सीख लेते हैं कि एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके पास, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे वो एक एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड में बदल जाए या उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करे बच्चों। तो सबसे पहला, कोई भी पाई सिस्टम, कोई भी ऐसा स्पेशल यूनिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, पहला कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी कंडीशन यही होती है मेरे प्यारे बच्चों कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कभी भी एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चाहे उसमें कितने भी कॉन्जुगेशन क्यों ना आ जाए, कितना ही उसमें अल्टरनेशन क्यों ना जाए, लेकिन वहां पर आपके बच्चों उसमें एरोमेटिसिटी नहीं दिखेंगी। साइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसमें कॉन्जुगेशन है। बहुत ही शुरुआत वाली बात, बहुत ही बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। इसी के आगे हम लोग इसकी एडवांस बातें हम शुरू करेंगे बच्चों। दूसरा इसका कंडीशन ये होगा बच्चों कि वहां पर एक तो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, और उस साइक्लिक कंपाउंड में जो सारे एटम होते हैं, ईच एटम इन साइक्लिक कंपाउंड में, ईच एटम इन साइक्लिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर। वो क्या होना चाहिए बच्चों? शुड बी प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होना चाहिए, मतलब सबके सब प्लेनर में होने चाहिए, प्लेन में होने चाहिए बच्चों। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये तीसरा होना चाहिए कि उस साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सारे एटम प्लेनर है उसमें क्या होना चाहिए? देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। ये बात बड़ी इंपोर्टेंट, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन का मतलब समझते हैं सब लोग, अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये हम बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जब रेजोनेंस पढ़ रहे थे, जब हमने सीखी थी कॉन्जुगेशन कितने टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं बच्चों। अब इसका मतलब कॉन्जुगेशन के लिए अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। दूसरा, उसके अंदर p ऑर्बिटल एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट एंड p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कॉन्जुगेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कॉन्जुगेशन के लिए। कॉन्जुगेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा था बच्चों, जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था, वेरियस टाइप के कॉन्जुगेशन पढ़े थे। पाई से p ऑर्बिटल, लोन पेयर से p ऑर्बिटल, पाई से p ऑर्बिटल में कॉन्जुगेशन होते थे बच्चों। डीलोकेलाइजेशन होता था किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का।
और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन या डीलोकेलाइजेशन तभी होगा तब उसके अंदर p ऑर्बिटल एटम के अंदर एडजेसेंट हो, एक दूसरे के पैरेलल में हो, तभी वहां पर कॉन्जुगेशन होगा। और कॉन्जुगेशन होगा तो चौथी कंडीशन आपके सामने खड़ी हो जाएगी एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए। तो बच्चों फोर्थ कंडीशन हमारी क्या होने वाली है? फोर्थ कंडीशन होगी, लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है कि 4n+2 जिसका राग अलापते घूमते हैं हम लोग कि भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कोई हकल रूल बोलते थे, आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में 11th 12th क्लास में, या पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिया होगा। हकल रूल की बार बार हम जिक्र करते हैं बच्चों। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उस साइक्लिक सिस्टम में कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, ध्यान रखना, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन मतलब वो डीलोकेलाइज्ड होना चाहिए, डीलोकेलाइज्ड होना चाहिए। इस बात से आप लोग बिल्कुल रूबरू हैं, इस बात को आप समझते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन करना चाहिए। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है रे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 2, 4, 6, इसके बाद में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 10, 14, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं किसी साइक्लिक कंपाउंड में तो वो कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन शो करना चाहिए। इसी को हकल रूल बोलते हैं, इसी का जिक्र होता है हकल रूल में, इसी को बोलते हैं हकल्स रूल। यही हकल्स रूल होता है, कोई अलग नहीं होता है, कोई अजीब नहीं होता है, यही होता है हकल्स रूल जिसका हम बार बार चर्चा करते हैं। तो हमने यहां पर सीखा भाई एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या करैक्टर होने चाहिए? एक यूनिक करैक्टर होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा करैक्टर आते हैं, अजीब तरह के करैक्टर्स आते हैं जो दूसरे पाई सिस्टम शो करते हैं, वो ऐसे कंपाउंड शो नहीं करते। तो उनको डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो अलग ही करैक्टर शो करेंगे, उनके लिए कुछ कंडीशंस अलग होंगी, और वो कंडीशंस हमारी 4 कंडीशंस होंगी। वो 4 कंडीशन का हम नाम दे देते हैं। पहला कंडीशन हमारा साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? साइक्लिक कंपाउंड में सारे एटम प्लेनर होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। और तीसरी बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्जुगेशन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का जिक्र हम बहुत पहले कर चुके हैं, जब रेजोनेंस हमने पढ़ा था। जिसने क्लास नहीं अटेंड करी वो कॉन्जुगेशन को समझने के लिए आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस के लेक्चर को जरूर देखेंगे। उसमें कॉन्जुगेशन को बहुत डिस्क्राइब तरीके से समझाया गया है, डीलोकेलाइजेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो वहां से आप लोग चीजों को निकालेंगे। कॉन्जुगेशन का मतलब ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी p ऑर्बिटल के, और p ऑर्बिटल क्या होगा यहाँ पर? या तो कार्बोकैटायन होगा, p ऑर्बिटल इसके एडजेसेंट में और पैरेलल में होंगे, तभी वहां पर कॉन्जुगेशन मतलब डीलोकेलाइजेशन होगा, कॉन्जुगेशन होगा। तो पाई p ऑर्बिटल होगा, या कह सकते हैं बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, और p ऑर्बिटल भी एडजेसेंट और पैरेलल भी है मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल भी दिख रहे हैं आपको, तो मतलब कॉन्जुगेशन दिखाया जा रहा है। और चौथी और लास्ट कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि उस साइक्लिक कंपाउंड में जो 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अरे पाई इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र तो होगा ही ना, वो पाई इलेक्ट्रॉन का ही तो डीलोकेलाइजेशन होना है, उसके लिए डीलोकेलाइज होने के लिए ही तो कॉन्जुगेशन चाहिए होता है। और कॉन्जुगेशन होने के लिए हमें पता है कि p ऑर्बिटल उनके पैरेलल में और एडजेसेंट होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो फोर्थ कंडीशन क्या होगी हमारी? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए, कंप्लीट डीलोकेलाइज होने चाहिए। जैसे मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं बच्चों, जैसा कि हम लोग यहां पर बहुत बढ़िया से पढ़ते आते हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन सिस्टम होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कुछ ऐसे होता है, और डबल बॉन्ड में हर एक कार्बन पर sp2 है, मतलब एक p ऑर्बिटल होगा उसका जो खाली होता है, और सारे कार्बन पर p ऑर्बिटल कुछ ऐसे अरेंज रहते रहे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे अरेंज रहते हैं। और ये p ऑर्बिटल जो ऐसे अरेंज होते हैं पैरेलल और एडजेसेंट, पैरेलल और एडजेसेंट होंगे, तो इसका मतलब इसमें इस p ऑर्बिटल से इसके पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकेलाइज होते रहते रहे, ऐसे डीलोकेलाइज होते रहते प्यारे बच्चों, ऐसे डीलोकेलाइज होते। इसका मतलब इस बेंजीन को कुछ इस तरह से मानना है कि ये एक हमारे टाइप का प्लेनर है,
प्लेनर टाइप का हमारा स्ट्रक्चर मान लेना, ये ऐसे नहीं है, इसको हम ऐसे मान के 3D में हम ऐसे दिखाएंगे इस टाइप से। ये बेंजीन की प्लेन है, यहां पर p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से लगा होगा, ऐसे p ऑर्बिटल जो पेन है हमारा p ऑर्बिटल, हर एक एटम पर p ऑर्बिटल ऐसे ऐसे लगे होंगे। जैसे मैंने यहां बनाया है, इसको बिल्कुल ऐसे आप एज्यूम करेंगे अपने सामने, और सारे p ऑर्बिटल इस एटम पर इस तरह से लगे रहेंगे। तो बच्चों p ऑर्बिटल का जो आधा लोब होगा वो इस रिंग से ऊपर होगा, और आधा लोब जो होगा p ऑर्बिटल का नीचे होगा, और इन्हीं p ऑर्बिटल के लोब में इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, डीलोकेलाइजेशन होता है, यहां से इनमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, यहां पर ये डीलोकेलाइजेशन होता है। मतलब इस टाइप के सिस्टम में ऊपर वाला जो है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते रहते हैं p ऑर्बिटल्स में, और नीचे भी क्या होगा, p ऑर्बिटल्स में डीलोकेलाइजेशन होता रहता है। ऐसा क्यों है कि p ऑर्बिटल सारे एटम प्लेनर में है, प्लेन्स में है, तो इसका मतलब उसके एरोमेटिक होने के लिए एटम का प्लेनर होना जरूरी होता है, एक प्लेन में होने चाहिए वो, और उन सभी प्लेनर एटम के पास में एक ऑर्बिटल होना चाहिए, और वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से ही उस एरोमेटिक कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन हो जाती है। इसलिए कहते हैं हम लोग कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। और स्टेबल होते हैं इसलिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो लगातार डीलोकलाइज करते रहते हैं। और वो डीलोकलाइज कैसे कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ बताऊं, जो हमारा बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग कुछ ऐसे है, यहाँ पर ये इस टाइप से लगा हुआ है। ये जो मैंने ऐसे बनाया हुआ है ना, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, बिल्कुल प्लेन में ऐसे मान लिया। और यहाँ पर हर एक कोने पर क्या होगा, ये p ऑर्बिटल लगा होगा इस तरह से, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल लगा होगा। और इसके अंदर जो पाई सिस्टम्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इन p ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी एक एटम नॉन प्लेनर हो जाए, अगर इनमें से कोई सा भी एटम नॉन प्लेनर हो जाए, मतलब ये वाली बेंजीन रिंग है, इसके एक प्लेन को मैंने इस प्लेन से ऊपर उठा दिया, मैंने ऐसे कर दिया इसका, ये एक प्लेन से एक एटम उठ गया है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका p ऑर्बिटल रहेगा वो इन सभी की रिमेनिंग एटम के प्लेन में नहीं रह पाएगा, और नहीं रह पाएगा तो उसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो इसका मतलब उसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोग बार बार यहां पर बोल रहे हैं, बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते ये हैं कि जनरली इसका जब एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं तो जिक्र आता है कि एरोमेटिसिटी आती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आता है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आता है। तो बच्चों हम लोग इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और बहुत सारे बच्चों को तो इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा कि कब एरोमेटिक लगाए, कब नॉन एरोमेटिक लगाए, कब एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन जहां नॉन एरोमेटिसिटी आ जाती है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज हम बिल्कुल एकदम सेग्रीगेट कर देते हैं कि भैया एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड किनको बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किनको बोलेंगे, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किनको बोलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास में कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड, वो भी कौन सा, साइक्लिक कंपाउंड है। मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या है, साइक्लिक कंपाउंड मान लेता हूं, ये हमने लिख दिया है, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। बिल्कुल क्लियर बात है, साइक्लिक कंपाउंड होगा जी, साइक्लिक कंपाउंड। अब ये साइक्लिक कंपाउंड तीन तरीके से अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। या तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा, ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है। इस बात की भी चर्चा करने वाले एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब किसको बोलेंगे, कब होगा एंटी एरोमेटिक, कब होगा एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक होता हमारा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इस बात से हम लोग समझते हैं, इस बात को हम लोग बढ़िया से सीखते हैं बच्चों। तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कि कोई भी प्लेनर, सुना ध्यान से, प्लेनर साइक्लिक
कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो और पी ऑर्बिटल एडजेसेंट और पैरेलल में हो मेरे प्यारे बच्चों। तो उनके लिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं कॉन्जुगेटेड। प्लेनर, sp2, साइक्लिक पक्की बात है, और कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, कंप्लीट डीलोकलाइज्ड, कंप्लीट डीलोकलाइज्ड। मेरी बात को समझेगा अब, मतलब किसी भी प्लेनर, साइक्लिक और कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड रहे, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। 4n+2, 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 और n यहां पर क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स होते हैं, 0 1 2 3। यहां पर n क्या इंडिकेट कर रहा है, n इज द इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ लगे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। 4n पाई इलेक्ट्रॉन को कितने होते हैं, 4n पाई का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितना मतलब, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा। तो इसका मतलब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन उस साइक्लिक सिस्टम में कंप्लीटली डीलोकलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बात बेहतरीन हमने समझ ली है। दूसरा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करें तो बात सुनेगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का जिक्र होगा, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात यहां पर सुनेंगे, समझेंगे तो क्या होगा, साइक्लिक। देखो बहुत माइन्यूट सा अंतर जो समझ गया वो तीनों में डिफरेंस समझ जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके। ये मानिए कि आपको क्वेश्चन, मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे ना प्रीवियस ईयर में, इन्हीं तीनों के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, निकालना बहुत आसानी से सीख जाओगे 2 मिनट में, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसमें तो आप आराम से सीखना शुरू कर दोगे। बहुत आसानी से मैं तरीका बताऊंगा, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, उस पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे। तो प्लेनर, साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, इनका तीनों का मतलब, प्लेनर का मतलब sp2, मतलब सारे एटम प्लेन में होने चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल पहली कंडीशन है, और दूसरा क्या होगी कंडीशन, उसमें कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। when 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, मेरे बात ध्यान रखना बच्चों, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर रहे थे, यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट डीलोकलाइज हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम, मेरी बात को ध्यान रखना, प्लेनर ये भी है, साइक्लिक ये भी है, कॉन्जुगेटेड ये भी है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इसमें 4n+2 नहीं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा, n यहां पर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, जिसमें 1 2 0 नहीं, 1 2 3 4 रहेंगे, मतलब वहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाएगी आपको अपने आप ही, इसमें कोई जिक्र, बहुत ज्यादा जिक्र करेंगे नहीं, ये तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग इस कैटेगरी की बात करें, मतलब 4 के टेबल में जो जो डिजिट आए, उन इलेक्ट्रॉन्स का उस साइक्लिक सिस्टम में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, 4 के टेबल में यार 4 8 12 16 20 आगे बढ़ते रहिए, 4 के टेबल में जो डिजिट आए वो सिस्टम पाई, साइक्लिक सिस्टम में उतने पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकलाइज दिखा रहे हैं, कंप्लीट डीलोकलाइज पी ऑर्बिटल में दिखा रहे हैं, तो उसको एरोमेटिक नहीं, उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं रे, उनको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और सुनिए ध्यान से, जो भी एंटी एरोमेटिक शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी ओपन चेन से कम होती है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कोई भी कंपाउंड साइक्लिक सिस्टम में ठीक है और वो एंटी एरोमेटिक आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों इस एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी इट इज लेस स्टेबल देन,
ये बात जरूर सीखेगा, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इट इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ये तो एक्स्ट्रा स्टेबल है ही, इसकी तो कोई बात ही नहीं होने वाली, तो एक्स्ट्रा स्टेबल सबसे ज्यादा, सबसे टॉप पे रहेगा। ये मानो सुपरमैन है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करके बैठा हुआ है। दूसरा एंटी एरोमेटिक अगर आ गया, कब आएगा ये सीख चुके हैं, प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली। 4n+2 गलती से मत बोल देना प्यारे बच्चों, 4n पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकलाइज हो रहे हैं पूरे सिस्टम में। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एंटी एरोमेटिक और इट इज लेस स्टेबल देन ओपन चेन एनालॉग। का मतलब क्या होगा, उसके जैसा। वो साइक्लिक के अंदर एंटी एरोमेटिक होगा और ओपन चेन में क्या होगा, वो लीनियर ए साइक्लिक बोलते हैं, लेकिन वो ए साइक्लिक वाला एंटी एरोमेटिक वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक बहुत ही कम स्टेबल होता है। तो अब आते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, मतलब क्या होगा, ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन क्या होगा, इन साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड, इन साइक्लिक एंड कॉन्जुगेटेड एटलीस्ट वन कार्बन, एटलीस्ट वन एटम, कम से कम एक एटम नॉन प्लेनर होना चाहिए। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसको क्या बोल देंगे रे बच्चों, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। मतलब बात यहां समझ चुके हैं हम। साइक्लिक कंपाउंड होगा पक्की बात है, प्लेनर नहीं होगा, उसमें एटलीस्ट कम से कम एक कार्बन तो नॉन प्लेनर रहेगा। और नॉन प्लेनर का मतलब क्या होगा, ना sp2 रहेगा ना sp रहेगा, उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा तो उसका मतलब वो नॉन प्लेनर कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसका मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेट रहेगा पक्का, उसमें भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन रहेगा, लेकिन नॉन प्लेनर सिस्टम में रहेगा। तो ऐसा कंपाउंड कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा बच्चों, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे मैं इसमें कुछ एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा यहां पर, देखिएगा ध्यान से, ये लिखा मैंने स्टेप से, यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा, मान लेता हूं, चलो ये मान लिया साइक्लिक सिस्टम ये भी है। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया है ये, चलो लिख देते हैं, और वो भी मैं क्या कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। तो हमने इसके एग्जांपल देख लेंगे, तो हम समझ पाएंगे कौन एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक, कौन एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक। तो हम यहां देखेंगे साइक्लिक सिस्टम है, हर एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, एक एक H रहेगा सबके पास में, आप जानते हैं, तो इसको मेरे ख्याल से बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। sp2 हर एक कार्बन sp2 रहेगा, प्लेनर रहेगा। दूसरा के पास में 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, अरे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, अरे 2, या एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2, तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अरे 2, 6, 10, 14 और उससे आगे भी ऐसे कंटिन्यू होते रहेंगे। तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब एरोमेटिक हो गया। लेकिन यहां बात करिए, इसमें भी हर एक कार्बन के पास में एक एक H रहेगा, नो डाउट, ये तो आपको स्ट्रक्चर आता है, सभी के सभी होंगे sp2, मतलब प्लेनर होंगे, सबके सब प्लेनर होंगे, प्लेनर होगा, साइक्लिक होगा और कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहेगा। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, अरे डीलोकलाइज कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, बस डीलोकलाइज होने वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा। डी जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं उनको काउंट करना रे, अगर वो इस वाले रेशियो में आ रहे हैं मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 4n में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो रे, अरे 2 जोड़ दो भाई, 4n में 2 जोड़ देंगे तो अपने आप इलेक्ट्रॉन समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर देखेंगे, इसका मतलब यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ना कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन।
और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। इस बात को आप समझ चुके हैं बहुत क्लियरली। लेकिन इसकी बात करें अगर साइक्लिक है, इसमें कार्बन पर sp2, इस कार्बन पर भी sp2, इस पर भी sp2 रहेगा, इस पर भी sp2 रहेगा, लेकिन यहां पर sp3, यहां पर भी sp3। तो किसी भी साइक्लिक सिस्टम में कोई भी एटम अपने प्लेनर सिस्टम से ऊपर या नीचे झुक जाए या अपनी मुंडी निकालने लग जाए, मतलब वो नॉन प्लेनर हो जाए, तो समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। और नॉन प्लेनर में ये पाई, सिंगल बॉन्ड पाई, आगे कॉन्जुगेशन में कंप्लीट डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। दिस इज नॉन एरोमेटिक। और एक बात और सुन लीजिए कहानी इसकी बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर नॉन एरोमेटिक होगा रे, मैंने क्या लिखा था इसमें कि इसमें एंटी एरोमेटिक इज लेस स्टेबल देन ओपन चेन एनालॉग। तो जो एंटी एरोमेटिक का साइक्लिक कंपाउंड रहेगा वो उसके ओपन चेन एनालॉग से कम स्टेबल रहेगा। लेकिन नॉन एरोमेटिक की अगर कहानी लिख दूं मैं आपके सामने, नॉन एरोमेटिक की कहानी लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों, नॉन एरोमेटिक में क्या लिखेंगे, इसमें जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड निकल के आया, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, इट इज मोर स्टेबल देन ओपन चेन, उसके ओपन चेन, मोर स्टेबल देन ओपन चेन एनालॉग। ओपन चेन एनालॉग से ज्यादा स्टेबल रहेगा नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, इस बात से बिल्कुल हम रूबरू हो चुके हैं। इस बात का ज्ञान हम लोगों को हो चुका है कि कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक और कौन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक, प्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में होते हैं कंप्लीट डीलोकलाइज होते हैं। 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इलेक्ट्रॉन हो कंप्लीटली डीलोकलाइज होते हैं बच्चों, राइट। और अगर एंटी एरोमेटिक की बात करें बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी, लेकिन जो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन शो करेगा ना वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, बस 4n पाई इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4, 8, 12, 16, मतलब जो 4 के टेबल में जो डिजिट आ रही है उसके रेशियो से वो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करेगा। तो एकदम देखते बता देगा, हाँ प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हर एटम के पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए कंप्लीट, तभी उसमें 4 पाई n पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज रहेंगे। तो उसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। और एंटी एरोमेटिक अपने ही ओपन चेन स्ट्रक्चर से कम स्टेबल होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना कि बच्चों एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में ये जनरली क्वेश्चन मिलता है ऐसे। और अगर नॉन एरोमेटिक की बात करें, साइक्लिक रहेगा लेकिन प्लेनर नहीं होगा, उसमें एटलीस्ट कम से कम एक कार्बन तो ऐसा मिलेगा, एक एटम तो ऐसा मिलेगा तो उस प्लेन से अपनी मुंडी को ऊपर या नीचे झुका के रखेगा, और ऊपर या नीचे झुका के रखेगा तो सिस्टम प्लेनर नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, चाहे वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, उनमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब जो भी कॉन्जुगेशन सिस्टम है उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जितना भी होगा केवल यहीं तक डीलोकलाइज हो पाएगा, यहां तक, आगे प्लेनर सिस्टम नहीं है तो यहां तक डीलोकलाइजेशन होगा। इसी बात पर हम लोग यहां पर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो मतलब अगर कोई पूछे आपसे इन तीनों में से सबसे स्टेबल कौन, अरे बच्चों सबसे स्टेबल जो होता है, अगर मैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कोई बताए आपसे, कोई पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, अरे बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहेगा वो एरोमेटिक, सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद में नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक स्टेबल में नॉन एरोमेटिक रहेंगे। और इसके बाद में बच्चों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रहते हैं रे, एंटी एरोमेटिक। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कंपाउंड को पहचानना है, कंपाउंड को पहचानना है और उसका हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा देना है। तो इस बात से
एरोमेटिक के एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम रूबरू हो चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसके लिए एरोमेटिसिटी देखनी होती है, और एरोमेटिसिटी बच्चों आपको देखनी आती है। एंटी एरोमेटिसिटी की बात करेगा तो उसको भी आप देखते ही पहचान देंगे कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेशन होना चाहिए, लेकिन प्लेनर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन नॉन एरोमेटिक के लिए तो आपको नॉन प्लेनर होना चाहिए, और नॉन प्लेनर का मतलब कोई एक एटम या 2 एटम या उससे ज्यादा एटम, वो नॉन प्लेनर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इस बात से आप लोग रूबरू हो चुके हैं। इसमें तो मुझे पाई इलेक्ट्रॉन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो उसके नॉन प्लेनर एटम को देखकर बोल दूंगा कि ये नॉन एरोमेटिक है। इसमें मुझे कोई डीलोकेशन देखने की जरूरत ही पड़ेगी नहीं, मुझे केवल उसमें एक एटम कोई ऐसा ढूंढ लेना है, दिख ही जाएगा आपको जब मॉलिक्यूल मिलेगा। ये कंपाउंड ऐसे कोई बोल दे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां प्लस चार्ज है, राइट। फिर यहां पर एक कंपाउंड और बोल दे बच्चों, एक कंपाउंड ऐसे बोल दे डबल बॉन्ड कर दे और यहां पर नेगेटिव चार्ज बोल दे, राइट। और यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हमने लगा दिया है। अब कोई पूछता है कि बताइए कौन सा एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। सबसे पहले इधर आइए, इस पर क्या देखेंगे, यहां पर देखिएगा हर एक एटम जो है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, सबके सब sp2, क्योंकि +2 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज होता है, तो समझ जाइए कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर यहां पर आपका एक p ऑर्बिटल आ रहा है, प्लस के पास में कोई p ऑर्बिटल, वो भी खाली है, तो इसका मतलब सारे p ऑर्बिटल इसके पैरेलल में आएंगे और एडजेसेंट रहेंगे, तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। गिन लीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा क्या होता है, एरोमेटिक होता है, नो डाउट। आगे आ जाइए, यहां पर कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है। अब यहां पर देखिएगा, इस वाले कार्बन पर एक लोन पेयर है, एक H, हर एक कार्बन पर H लगा होगा। इसकी बात तो आप समझ चुके हैं, आप जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब यहां पर भी sp2 रहेगा, लेकिन लोन पेयर जो होगा, लोन पेयर इसमें कॉन्जुगेशन में यूज किया जाएगा। तो बताइए, इसमें प्लेनर सिस्टम है, ये प्लेनर सिस्टम है, साइक्लिक है, बढ़िया बात है, कॉन्जुगेशन भी है, अच्छी बात है, नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में पड़े हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेशन में पड़े हुए हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4 के टेबल में आ रहा है, मतलब एंटी एरोमेटिक दिख गया ये। इसकी बात करोगे, कॉन्जुगेशन दिखा, लेकिन ये वाला कार्बन पर 2 H लगे हैं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव चार्ज, दिस इज sp3, और sp3 आते ही बस बोल दो कि भैया ये तो नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर तो इसका मतलब ये एरोमेटिक से स्टेबल हो जाए। तो इसको अगर मैं बोलूं यहां पर फर्स्ट, इसको बोले सेकंड, इसको बोले थर्ड, तो अगर मैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कोई पूछे आपसे, तो सबसे पहले स्टेबल है फर्स्ट, इसके बाद में थर्ड, और इसके बाद में आ जाएगा सेकंड, क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो नॉन एरोमेटिक से कम स्टेबल होता है प्यारे बच्चों। तो इस बात से हम लोग समझ चुके हैं कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं प्यारे।